पैसा पैसा कमाना, पैसा संभालना और पैसा निवेश करके उसे बढ़ाना, ये सब ऐसे विषय माने जाते हैं जिनमें जानकारी हासिल करने की ललक तो हर कोई रखता है, पर इन सब के पीछे की साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को कोई नहीं समझना चाहता। जी हाँ, ये सच है। हम सब अमीर बनना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन हमें उस अमीरियत को सबसे पहले समझना होगा, जिस पर हम आज की इस ऑडियो बुक में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। और हमारे चैनल के लिए कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो हमें बेझिझक कमेंट करें। आपकी हर एक राय, आपका हर एक कमेंट हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी कि धन संपत्ति का मनोविज्ञान। इस किताब के लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। मॉर्गन एक कोलैबोरेटिव फंड में पार्टनर के रूप में भी रहे हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एडिटर भी हैं और एक लेखक भी हैं। और द मोटले फूल, द वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी पूर्व समीक्षक रह चुके हैं। वे सोसाइटी ऑफ अमेरिकन बिजनेस एडिटर्स एंड राइटर्स के बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड के विनर भी रहे हैं। तो आइए फिर उनके तजुर्बे और इस किताब की ऑडियो बुक समरी से सीखते हैं और शुरू करते हैं इस बुक समरी को। इस किताब की शुरुआत में लेखक अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई के साथ साथ काम करते हुए घटित हुए कुछ ऐसे घटनाक्रमों का जिक्र करते हैं। ऐसे घटनाक्रम शायद जो हर किसी के जीवन में किसी न किसी तरीके से गाहे बगाहे नजर आ ही जाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे घटनाक्रम में कुछ सीखते हैं। पहली घटना का जिक्र करते हुए लेखक हमें बताते हैं कि उन दिनों वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम एक 5 स्टार होटल में सेवक के रूप में नौकरी करते थे, जहां हर रोज तरह तरह के लोग आते जाते। वहां अक्सर एक गेस्ट अपने कुछ दोस्तों के साथ आता जाता, एक नौजवान अकड़ू लड़का जो शायद नया नया अमीर बना था। लेखक बताते हैं कि मैंने जानकारों से पूछा तो पता चला कि उस लड़के ने छोटी उम्र में ही तकनीकी महारत हासिल की थी और कुछ पेटेंट करवा एक कंपनी बनाई और उसे भरपूर कमाई के साथ अच्छे मुनाफे में बेच दिया। अब वो एक करोड़पति लड़का था। बहुत ही अकड़ू वो लड़का हर समय अपने साथ नोटों की एक गड्डी रखता। बहुत महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, भरपूर पैसा और दिल खोल के दिखावे की उसकी आदत थी। एक दिन उसने होटल के स्टाफ को एक नोटों की गट्ठी दी और होटल के सामने एक ज्वेलरी शॉप से सोने के सिक्के मंगवाए। अब सोचिए उसने उन सिक्कों का क्या किया होगा। उसने और उसके दोस्तों ने सामने समुद्र में अपनी डॉक पर खड़े होकर दूर दूर तक उन सिक्कों को फेंकने का खेल खेला। सड़क किनारे बने होटल में खड़ा मैं दूर से ये सब देख रहा था और हैरान था कि जिस एक सिक्के से किसी गरीब के घर में हफ्तों भर का खाना आ सकता था, उस लड़के और उसके दोस्तों ने सिर्फ मस्ती के लिए उन सिक्कों को पानी में फेंक दिया। कितना बेवकूफ और जाहिल होगा ये शख्स। इसे पैसे की कोई कद्र नहीं। कुछ दिनों बाद उसने होटल के ही रेस्टोरेंट में मजाक मजाक में एक लैंप तोड़ दिया। स्टाफ ने कहा कि सर ये लैंप $500 का था जो आपने मस्ती में शरारत में तोड़ दिया, आपको इसकी भरपाई करनी होगी। ये सुनना था कि उस बदतमीज लड़के ने मैनेजर के हाथों में $5000 देते हुए कहा कि ये लो 10 गुना पैसा, अब मेरे सामने से दफा हो जाओ। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, तो इसका जवाब है ज्यादा दिन नहीं, कुछ वर्षों में ही वो लड़का दिवालिया हो गया। पैसा कमाना जरूरी है और उसे संभालना भी एक कला है। ये सच्ची घटना हमें बताती है कि किस तरह से एक प्रतिभाशाली शख्स ज्यादा पैसा आने पर अपनी भावनाओं का नियंत्रण खो देता है, जो कि उसके लिए एक डिजास्टर साबित हुआ और वो बर्बाद हो गया। इसका विपरीत भी उतना ही सच है। एक साधारण इंसान जिसे कोई वित्तीय ज्ञान नहीं, धनवान बन सकता है अगर उसके पास कुछ व्यवहारिक स्किल्स हों। हम बात कर रहे हैं रोनाल्ड जेम्स रीड की, एक अमेरिकी साधारण सरल आम आदमी जिसने सारी उम्र भरपूर मेहनत की। उसने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक एक कंपनी में सफाई कर्मचारी के रूप में काम किया।
लगभग 38-39 वर्ष की उम्र में उसने अपनी मेहनत की कमाई से $12,000 में एक छोटा सा घर खरीदा और अपनी सारी उम्र उसी घर में बिता दी। साल 2014 में 92 वर्ष की आयु में उसका देहांत हो गया और मौत के अगले ही दिन वो पूरे अमेरिका में सुर्खियों में आ गया। रोनाल्ड $8 मिलियन का मालिक निकला। उसने अपने विल में 2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के लिए और 6 मिलियन अपने शहर के अस्पताल और लाइब्रेरी के लिए छोड़े थे। जो लोग निजी तौर पर रोनाल्ड को जानते थे वो सब हैरान थे कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहां से आया। बाद में पता चला कि ना तो उसने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही ये पैसा उसे विरासत में मिला था। उसने इस पैसे को छोटी छोटी बचत करके ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया और फिर वर्षों तक प्रतीक्षा की और उसका नतीजा ये 8 मिलियन की दौलत थी। यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि हमें पैसे के मनोविज्ञान को समझना होगा। ये दुनिया ऐसे सैकड़ों उदाहरणों से भरी पड़ी है। आपको तो सिर्फ इस ज्ञान को हासिल करके, ऐसी घटनाओं से सीखकर, तजुर्बा हासिल करके सही ढंग से इसे अपने जीवन में लागू करना है। 2 विषय ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे आप उनमें दिलचस्पी रखते हो या नहीं। एक है स्वास्थ्य और दूसरा है धन। देखिए, स्कूल कॉलेज हमें जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं उनसे हम कुशल किसान, प्लम्बर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कर्मचारी ये सब कुछ जरूर बन गए हैं, पर क्या सही मायनों में हमें पैसा मैनेज करना आ गया है? नहीं, हमने इसको समझने की कोशिश नहीं की। पैसे की साइकोलॉजी अलग है, ये लोगों के आचरण से चलती है। ये समझने के लिए कि लोग कर्ज में क्यों डूब जाते हैं, आपको ब्याज दर का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है आप लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास को समझें। आप उस हालात के बारे में सोचें जो आपको अपने परिवार की ओर देखकर महसूस हो, यदि आपके निवेश उनके भविष्य को खतरे में डाल रहे हों। ये बहुत गहरी बात है दोस्तों। इस बात पर वोल्टेयर ने क्या खूब कहा है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, बल्कि इंसान हमेशा दोहराता है। पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, इस बात पर यह बहुत अच्छे से लागू होता है। लोग अक्सर पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते जरूर हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं होता। बात दरअसल ये है कि अलग अलग पीढ़ियों की सोच अलग अलग होगी। हर पीढ़ी का जन्म समय अलग है, वो माहौल अलग है, इस तरह उनके जीवन मूल्य भी अलग रहे। ये पीढ़ी दुनिया के विभिन्न जगहों में अलग अलग अर्थव्यवस्था में जन्मी, अलग सामाजिक माहौल, अलग बाजारी माहौल, आर्थिक व्यवस्था, ये सब कुछ इसलिए उनका अनुभव भी अलग रहा। दुनिया कैसे चलती है इस बारे में हर किसी का अपना ही अनुभव होता है, और जो आपने निजी तौर पर अनुभव किया है वो कहीं अधिक प्रभावशाली है जो आप दूसरों से सुनते या सीखते हैं। जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वो मेरे लिए मायने रख सकता है, क्योंकि हर एक इंसान की सोच अलग अलग है। मशहूर इन्वेस्टर बेटनिक कहते हैं कि कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव करना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम सब किसी न किसी तरह इस सोच के शिकार हैं। एक साधारण सा उदाहरण लीजिए, लॉटरी के टिकट। अमेरिकी लोग हर साल फिल्मों, वीडियो गेम्स, संगीत, खेलकूद, प्रतिस्पर्धा, किताबों के कुल खर्च से अधिक पैसा लॉटरी पर खर्च करते हैं। न जाने क्यों वो इस आस, इस उम्मीद में हर साल लाखों डॉलर खर्च कर देते हैं कि वे एक ना एक दिन रातों रात अमीर बन जाएंगे। कोई ऐसा चमत्कार होगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। भाग्य और जोखिम मेरी नजर में भाई भाई हैं। ये दोनों इस सच्चाई का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा पर्सनल एफर्ट्स यानी व्यक्तिगत प्रयास के अलावा और अन्य ताकतों पर भी निर्भर करता है। हो सकता है आपको ये बात समझ नहीं आई, लेकिन आगे चलकर मैं जिस शख्स की बात करने वाला हूँ उसकी कहानी से आप ये बात भली भांति समझ जाएंगे। हम बात करने जा रहे हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स विश्व के उस एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। सिएटल से कुछ दूरी पर स्थित लेक साइड स्कूल। गेट्स 1968 में 13 वर्ष के थे जब वे अपने सहपाठी पॉल एलन से मिले। गेट्स और एलन दोनों को इस मशीन यानी कंप्यूटर से बेतहाशा प्यार हो गया।
और जल्द ही दोनों कंप्यूटिंग में माहिर हो गए। एक दिन यूं ही बातों बातों में बिल ने एलन से कहा था कि एक दिन हमारी खुद की कंप्यूटर कंपनी होगी। शायद उस दिन बिल गेट्स के दिमाग में माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी गई होगी। अब मैं आपको गेट्स के मित्र केंट इवांस के बारे में भी बताता हूं। उसने भाग्य के भाई जोखिम की उतनी ही ताकतवर मात्रा का अनुभव किया। गेट्स और केंट इवांस 8th क्लास में अच्छे मित्र बन गए। इवांस अक्सर क्लास में टॉप करता। इवांस भी कंप्यूटर में उतना ही माहिर था जितना गेट्स और एलन, पर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हाई स्कूल पास करने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की मृत्यु हो गई। प्रतिवर्ष यूएसए में पर्वतारोहण में लगभग 3 दर्जन लोगों की मौत होती है और हाई स्कूल में पढ़ने वाले किसी शख्स की मौत की संभावना लगभग लाखों में एक। कोई ऐसा अभागा ही होगा। बिल गेट्स ने लेक साइड जाकर लाखों में एक का भाग्य पाया और केंट के हिस्से लाखों में एक जोखिम। ये घटना हमें बताती है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास या निजी प्रयास से परे अन्य शक्तियों पर भी निर्भर करता है। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, किसी के हिस्से हेड तो किसी के हिस्से टेल। हर बिल गेट्स के साथ एक केंट इवांस भी होता है जो उतना ही प्रतिभावान और प्रेरित था, किंतु जीवन के चरखे के दूसरी ओर पलट कर रह गया। शायद ये भाग्य का खेल है। कई साल पहले मैंने नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर से पूछा कि आप निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो हम कभी नहीं जान सकते। तो उन्होंने कहा कि सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका। दोस्तों, प्रख्यात मैगजीन फोर्ब्स का कवर ऐसे गरीब निवेशकों की सराहना नहीं करता जिन्होंने निर्णय तो समझदारी भरे लिए पर दुर्भाग्यवश जिन्हें जोखिम का बुरा पहलू झेलना पड़ा, लेकिन ऐसे अमीर निवेशकों का गुणगान जरूर करता है जिन्होंने ठीक ठाक या लापरवाही भरे निर्णय लिए पर भाग्यशाली रहे। दोनों ने एक ही सिक्का उछाला, लेकिन सिक्का गिरते समय बाजी पलट गई। यहाँ मुझे बिल गेट्स की ही कही बात याद आ गई जिन्होंने कहा था कि कामयाबी एक खराब शिक्षक की तरह है। यह होशियार इंसान को यह सोचने को लुभाती है कि वो कभी हार नहीं सकता, और ये सही भी है। आप अजय नहीं हैं। आपके हिस्से हर बार जीत ही आए ये नहीं हो सकता। भाग्य आपको क्या हर बार जीत दिला सकता है? नहीं, आपको जीत के साथ हार को भी याद रखना होगा। आपकी बाजी कभी भी पलट सकती है मेरे दोस्त, ये याद रखना चाहिए। और सही मायनों में कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना वो दिखता है। इस ऑडियो बुक समरी का ये भाग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले भाग में।